प्रिय छात्र छात्राओं, सने बना नमस्कार। आज मैं डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस में बीए फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी ऑनर्स, यूजीसी नेट और पब्लिक सर्विस कमीशन की मनोविज्ञान विषय से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए जनरल साइकोलॉजी यानी सामान्य मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट के चैप्टर 2 के टॉपिक नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के पार्ट 2 क्लास में कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तर को बतलाने जा रहा हूं। आशा करते हैं नर्वस सिस्टम टॉपिक का पार्ट 2 क्लास आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफी उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। आज के पार्ट 2 क्लास का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम के भागों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? परीक्षार्थी ध्यान देंगे, यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें कौन मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम के भागों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए लघु मस्तिष्क यानी सेरेबेलम, बी मेरुशीर्ष यानी मेडुला, सी सेतु यानी पॉन्स और डी हाइपोथैलेमस। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन स्टेम के भागों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन सा कार्य हाइपोथैलेमस के कार्यों के अंतर्गत आता है? वैकल्पिक उत्तर ए संवेग का नियंत्रण और संचालन, बी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण, सी जैविक अभिप्रेरकों का नियंत्रण और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी, यानी हाइपोथैलेमस के द्वारा व्यक्ति के संवेगों का नियंत्रण एवं संचालन किया जाता है। इसके द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण होता है, साथ ही साथ व्यक्ति के जैविक अभिप्रेरकों का भी नियंत्रण हाइपोथैलेमस ही करता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम के दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाले तंतु को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए कार्पस कैलोसम, बी शाखिका, सी कोश शरीर, डी लेटरल सुल्कस। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए कार्पस कैलोसम, यानी कार्पस कैलोसम ही प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाला तंतु होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, निरपेक्ष दूरदर्मी अवधि यानी एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टरी पीरियड लगभग होती है? वैकल्पिक उत्तर ए 1 से 10 मिलीसेकेंड, बी 20 से 30 मिलीसेकेंड, सी 30 से 40 मिलीसेकेंड और डी 10 से 20 मिलीसेकेंड। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए 1 से 10 मिलीसेकेंड, ये निरपेक्ष दूरदर्मी अवधि होती है। अगला प्रश्न, सापेक्ष दूरदर्मी अवधि यानी रिलेटिव रेफ्रैक्टरी पीरियड की अवधि कितनी होती है? वैकल्पिक उत्तर ए 3 से 30 मिलीसेकेंड, बी 10 से 20 मिलीसेकेंड, सी 40 से 50 मिलीसेकेंड और डी 30 से 40 मिलीसेकेंड। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए 3 से 30 मिलीसेकेंड, यानी सापेक्ष दूरदर्मी अवधि रिलेटिव रेफ्रैक्टरी पीरियड की अवधि जो होती है ये 3 से 30 मिलीसेकेंड तक की अवधि होती है। आज के पाठ का अगला प्रश्न
आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किस ग्रंथि की भूमिका संवेग की अभिव्यक्ति में काफी होती है? वैकल्पिक उत्तर ए काम ग्रंथि यानी सेक्स ग्लैंड्स, बी पैंक्रियाज, सी एड्रिनल ग्रंथि और डी अश्रु ग्रंथि यानी टीयर ग्लैंड्स। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न, कॉटिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ए पैंक्रियाज, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी कंठ ग्रंथि और डी पीनियल ग्रंथि। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से ही कॉटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन कोश शरीर यानी सेल बॉडी से संबंधित नाम है? ए सोमा, बी शाखिका, सी अक्षितंतु और डी एंडब्रश। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए सोमा, यानी सोमा जो है ये सेल बॉडी का दूसरा नाम होता है। सेल बॉडी को ही सोमा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन पीड़ा संवेदना यानी पेन सेंसेशन से संबंधित ग्राहक है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, इनमें कौन पीड़ा संवेदना से संबंधित ग्राहक है? ए पेसिमियन कार्पल्स, बी हृदय मांसपेशी, सी मिमिनर कार्पल्स और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए पेसिमियन कार्पल्स, यानी पेसिमियन कार्पल्स के द्वारा ही हमें पीड़ा संवेदनाओं की संवेदना होती है, यानी ये पीड़ा संवेदना को ग्रहण करने वाले ग्राहक होते हैं। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करती है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, इनमें कौन एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है? वैकल्पिक उत्तर ए पीयूष ग्रंथि, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी पैंक्रियाज और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी पैंक्रियाज। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, शाखिका यानी डेंड्राइट तथा अक्षितंतु यानी एक्सॉन के मिलन स्थान को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए बूटोन्स, बी सोमा, सी संधि स्थल और डी न्यूरोट्रांसमीटर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा संधि स्थल, यानी जहां पे शाखिका और अक्षितंतु आपस में मिलते हैं उस स्थान को ही संधि स्थल के नाम से जाना जाता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की कुल संख्या होती है? वैकल्पिक उत्तर ए 46, बी 44, सी 48 और डी 45। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए 46, यानी क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है मानव में। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी पाली श्रवण संवेदना से संबंधित पाली है? वैकल्पिक उत्तर ए अग्रपाली यानी फ्रंटल लोब, बी मध्यपाली यानी पैरिटल लोब, सी शंखपाली यानी टेम्पोरल लोब और डी पृष्ठपाली यानी ऑसिपिटल लोब। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी शंखपाली टेम्पोरल लोब। अगला प्रश्न, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? वैकल्पिक उत्तर ए मस्तिष्क यानी ब्रेन, बी सुषुम्ना यानी स्पाइनल कोड, सी परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और डी ए तथा बी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी ए तथा बी, यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड ये
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो प्रमुख भाग होते हैं। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन प्राणी के संवेगात्मक कार्यों का नियंत्रण एवं संचालन करता है? वैकल्पिक उत्तर ए थैलमस, बी हाइपोथैलमस, सी ए तथा बी और डी सुषुम्ना यानी स्पाइनल कोड। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस ही व्यक्ति या प्राणी के संवेगात्मक कार्यों का नियंत्रण और संचालन करता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन प्रतिवर्त क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन करता है? वैकल्पिक उत्तर ए सुषुम्ना यानी स्पाइनल कोड, बी सेतु यानी पोन्स, सी मेरुशीर्ष यानी मेडुला और डी लघु मस्तिष्क यानी सेरेबेलम। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए सुषुम्ना यानी स्पाइनल कोड। सुषुम्ना या स्पाइनल कोड ही प्राणी के प्रतिवर्त क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन करता है। प्रतिवर्त क्रियाएं वैसी क्रियाएं होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं, जैसे अचानक आंख पर टॉर्च को जलाया जाए और अपने आप आंख बंद कर लेना, ये प्रतिवर्त क्रिया का उदाहरण होगा। हम चल रहे हों और रास्ते में अचानक पैर में कांटा चुभ जाए और बिना कहे पैर को ऊपर उठा लेना, ये प्रतिवर्त क्रिया का उदाहरण हुआ। उसी तरह से हम किसी वस्तु को छूते हैं और हमें ये अनुभूति हो कि ये गर्म है और हाथ जल गया और हम अपने हाथ को अपनी ओर खींच लेते हैं अचानक, ये प्रतिवर्त क्रिया का उदाहरण हुआ। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किस तकनीक का उपयोग मस्तिष्कीय कार्यों के अध्ययन में किया जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए सीटी स्कैन, बी एमआरआई, सी पेट स्कैन और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी, यानी सीटी स्कैन, एमआरआई और पेट स्कैन के द्वारा हम मस्तिष्क के कार्यों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन सा मस्तिष्कीय खंड यानी ब्रेन लोब रोलैंडो की दरार तथा लेटरल दरार के ऊपर का भाग होता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन सा मस्तिष्कीय खंड यानी ब्रेन लोब रोलैंडो की दरार तथा लेटरल दरार के ऊपर का भाग होता है? वैकल्पिक उत्तर ए अग्रखंड, बी मध्यपाली, सी शंखपाली और डी पृष्ठपाली। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए अग्रखंड, यानी फ्रंटल लोब जो होता है ये रोलैंडो की दरार तथा लेटरल के दरार के ऊपर का भाग होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन सा खंड या पाली रोलैंडो की दरार के पीछे का भाग होता है जिसके द्वारा त्वचा मांसपेशीय क्रियाओं तथा जोड़ों क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन होता है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थी के लिए, इनमें कौन सा खंड या पाली रोलैंडो की दरार के पीछे का भाग होता है जिसके द्वारा त्वचा मांसपेशीय क्रियाओं तथा जोड़ों की क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन होता है? वैकल्पिक उत्तर ए अग्रखंड, बी मध्य या भीतीय पाली, सी शंखपाली और डी पृष्ठपाली। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी मध्य या भीतीय पाली, यानी पैरेटल लोब जो होता है इसके द्वारा त्वचा मांसपेशीय क्रियाओं तथा जोड़ों की क्रियाओं का नियंत्रण और संचालन होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन सिलिवियस दरार या लेटरल दरार के नीचे कनपट्टी के पास स्थित होता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन सिलिवियस दरार
या लेटरल दरार के नीचे तथा कनपटी के पास स्थित होता है। ए शंखपाली, बी मध्यपाली, सी पृष्ठपाली और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए शंखपाली यानी टेम्पोरल लोब। ये सिलीवियस दरार या लेटरल दरार के नीचे तथा कनपट्टी के पास पाया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन सा दरार केंद्रीय सुल्कस के नाम से जाना जाता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें कौन सा दरार यानी फिशरी केंद्रीय सुल्कस यानी सेंट्रल सुल्कस के नाम से जाना जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए रोलैंडो की दरार, फिशरी ऑफ रोलैंडो, बी लेटरल दरार यानी लेटरल फिशरी, सी ए तथा बी और डी बायां गोलार्ध तथा दायां गोलार्ध। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए रोलैंडो की दरार। इसको ही केंद्रीय सुल्कस के नाम से जाना जाता है। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन क्रेनियो सैक्रल तंत्र यानी क्रेनियो सैक्रल सिस्टम के नाम से जाना जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए मस्तिष्क यानी ब्रेन, बी उप अनुकंपी तंत्र यानी पारासिम्पैथेटिक सिस्टम, सी अनुकंपी तंत्र यानी सिंपैथेटिक सिस्टम और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी उप अनुकंपी तंत्र यानी पारासिम्पैथेटिक सिस्टम को ही क्रेनियो सैक्रल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफी लाभदायक और उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।